हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे आगे का टॉपिक। और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तरल आखिर होते क्या हैं। तरल जिनको फ्लूइड बोला जाता है ये होते क्या हैं। तो हम देखेंगे तरल यानी कि फ्लूइड ये हैं क्या। अब यहाँ पर समझिए, हम कहते हैं इसमें कि वे पदार्थ जो बाह्य बल लगाने पर बह सकते हैं उनको तरल बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? तरल बोला जाता है। अगर हम तरल की बात करें तो इसमें आप द्रव यानी कि लिक्विड ले लीजिए, ये और गैस ये होते हैं, तो ये तरल की श्रेणी में आते हैं। तो द्रव और गैस की बात कर रहे हैं तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं? तरल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि तरलों में दाब यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है तरलों में दाब यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड। देखिए, सबसे पहले समझिए, अगर हम एक सॉलिड यानी कि ठोस की बात करें तो जो ठोस होते हैं ये अपने भार के कारण सतह पर दाब डालते हैं। किसके कारण? भार के कारण। तो सॉलिड यानी कि ठोस जिस सतह पर रखे जाते हैं उसके ऊपर दाब डालते हैं भार के कारण। लेकिन अगर वहीं पर हम किसकी बात करें? तरल की बात करें तो तरल जो होते हैं वो देखिए सतह पर तो दाब डालते ही हैं। अगर हम बात करें तो ये सतह पर दाब डालते हैं, उसके साथ साथ जिस बर्तन में अपन लेते हैं उस बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालते हैं। कहाँ पर? दीवारों पर भी दाब डालते हैं। तो यहाँ पर समझिए, जो तरल पदार्थ होते हैं ये जिस बर्तन में लेते हैं उसकी सतह पर दाब डालते हैं और साथ ही साथ उनकी दीवारों पर भी दाब डालते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हम समझते हैं कि किसी गहराई पर किसी लिक्विड यानी किसी तरल में किसी गहराई पर दाब कितना होता है। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे एच गहराई पर दाब। ये हमारी हेडिंग है। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे यहाँ पर ले लीजिए कि ये जैसे कोई बर्तन है या कोई तालाब है या कुछ भी आप ले लीजिए। जैसे चलिए बर्तन ही ले लीजिए, ये आपने बर्तन ले लीजिए, ये आपने सतह ले लिया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पानी से या किसी भी लिक्विड से भरा हुआ है, किसी भी तरल पदार्थ से भरा हुआ है। आप गैस भी ले सकते हैं, आप द्रव भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हम मान लेते हैं इस बिंदु पर देखते हैं कि इस बिंदु P पर दाब कितना होगा। तो हम ऊपर से देखते हैं, ठीक है ना। ऊपर से यहाँ पर ऊंचाई मान लीजिए h, यानी कि इस सतह से h गहराई पर, इस सतह से h गहराई पर दाब कितना होगा। और इस लिक्विड मतलब ये जो हमने तरल लिया है इसका घनत्व मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? घनत्व। तो इसका घनत्व हम रो ले लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रो। इसको बोलते हैं रो। और ये होता है घनत्व। किसका घनत्व? जिस तरल को आपने लिया है उस तरल का घनत्व। आप पानी ले लीजिए, पानी का घनत्व। तो अब इसमें h गहराई पर, तो h गहराई पर दाब यानी कि प्रेशर। h गहराई पर किसकी बात कर रहे हैं? दाब की बात कर रहे हैं। देखिए दाब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा h जो ये गहराई है, रो जो इसका घनत्व है, और g ये गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। ये होता है दाब, यानी कि h गहराई पर जब जाते हैं तो उस पर दाब जो लगता है वो क्या होता है? h रो g के बराबर। यहाँ पर आप देखिए ये और ये दोनों नियत होंगे। मतलब ये जो रो है, ये जो द्रव लेंगे ना उसका रो नियत होगा, फिक्स होगा। और जी की वैल्यू भी आपको पता है 9.8 या 10, ये भी फिक्स होता है। तो जो दाब होता है, जो दाब यानी कि प्रेशर, वो डिपेंड करेगा एच के ऊपर।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसका दाब भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि गहराई के साथ दाब भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके आगे की कहानी अपन समझते हैं। तो इसके आगे कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये देखिए कि जो दाब होता है, जो द्रवों का दाब होता है, इसमें आप पॉइंट देखिए। जो द्रवों का दाब होता है वो द्रव की मात्रा, यानी कि हम बात कर रहे हैं द्रव की मात्रा कितना आपने लिया है, और द्रव की मात्रा, इसके बाद हम बात करेंगे कि हाँ बर्तन के आकार, द्रव की मात्रा, बर्तन के आकार, और जो बर्तन आपने लिया है उसके क्षेत्रफल, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रेशर आपका होता है वो इसके ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये हटा लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाँ जी। अब देखिए, मान लीजिए कि आप अलग अलग प्रकार के बर्तन ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अलग अलग प्रकार के बर्तन ले लेते हैं। जैसे आपने ये ले लिया, ये रहा, ये रहा। एक बर्तन आपका ये है, ये रहा, और एक बर्तन आपने कुछ ये ले लिया है। ठीक है ना। और इसको किसी धरातल पे आपने ऐसे रख दिया है। अब बर्तन तो अलग अलग है, तो मान लीजिए हर किसी में इतने दूर तक लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि तरल भरा हुआ है, और इन सब की ऊंचाई क्या है, सेम है। इनकी ऊंचाई क्या है, सेम है। जब ऊंचाई सेम होगा तो आप देखिए सभी के ऊपर जो, अगर हम तलहटी की बात करें कि यहाँ पर दाब कितना होगा, यहाँ पर दाब कितना होगा, यहाँ पर दाब कितना होगा, तो दाब सबका बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भले पानी ज़्यादा हो कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस बर्तन में रखा है आपने उसके ऊंचाई से पड़ता है कि उसमें आपने पानी कितना भरा हुआ है। तो पानी की मात्रा तो जो भी है, कम है ज़्यादा है जो भी है, लेकिन हर किसी की ऊंचाई क्या है, बराबर है। हर किसी की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर दबाव P1 ले लेते हैं, यहाँ पर P2 ले लेते हैं, यहाँ पर P3 ले लेते हैं, तो जो दाब होगा इस पॉइंट के ऊपर वो सबका बराबर होगा। कहने का मतलब है कि P1 बराबर P2 होगा और ये बराबर होगा P3 के। तो दाब सभी का क्या होगा, बराबर होगा। कहानी समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट हो गया, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, देखिए हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ इस तरीके से ये है, और ये रहा, और ये रहा, और यहाँ पर आप चलिए ये ले लीजिए, और ये ले लीजिए, और यहाँ पर आप ये ले लीजिए। इस तरीके से आप ये ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हुआ क्या, अरे यार मेरे से बर्तन भी नहीं बनता है ना। हाँ, मान लीजिए ये ले लिया आपने, और यहाँ से पानी भरा, यहाँ से आपने पानी भरना शुरू कर दिया, और ये पूरा पानी से भर गया है। देखिए कितने दूर तक भरेगा। मान लीजिए पानी यहाँ तक भर गया है, ठीक है, और उसके बाद हमने छोड़ दिया है, ये पानी भर गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस वाले बर्तन में ना पानी उसी ऊंचाई तक भरेगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा पानी है इसके तुलना में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊंचाई सेम रहेगी।
इस बर्तन की भी बात करें तो इसमें भी ऊंचाई आपकी सेम रहेगी, इसमें भी आपके बर्तन की ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब पानी की ऊंचाई, बर्तन है, बर्तन में जो पानी भरा हुआ है उसकी ऊंचाई इसमें भी सेम रहेगी और इसमें भी आपका सेम ही रहेगा, इसमें भी आपका सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हो गया, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट होता है, किसी भी बर्तन में डाल देते हैं, अगर ये तलहटी सबका सेम है तो उस बर्तन में जो अलग अलग तरीके के अगर बर्तन होंगे तो उसमें जो पानी भरेगा या कोई भी तरल भरेगा वो सेम ऊंचाई तक भरेगा, बराबर ऊंचाई तक भरेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि कैसे क्या है और क्या नहीं है। कम से कम तरल के बारे में या लिक्विड यानी कि द्रव के बारे में इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं इसके बाद उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं उत्प्लावन बल के बारे में कि उत्प्लावन बल होता क्या है। उत्प्लावन बल या इसी को बोला जाता है उत्क्षेप बल। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल इसी को बोला जाता है, इसको बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स ये बोला जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, हम कहते हैं यहाँ पर कि जैसे ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, कोई द्रव है और द्रव ये यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें हम किसी लकड़ी के गुटके या किसी पदार्थ को ऐसे डालते हैं, जैसे ये हमने इसमें डाल दिया है। अब देखिए, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है। अब इस चीज़ को समझिएगा, हम कहते हैं कि जब किसी पिंड या किसी पिंड को किसी तरल पदार्थ में डालते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, द्रव के द्वारा या लिक्विड के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है या इसके ऊपर एक फोर्स कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं अपन उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि उत्प्लावन बल, तो उत्प्लावन बल इसके ऊपर लगता है और किसके द्वारा लगता है? हम कहेंगे कि इसके ऊपर लगता है और लिक्विड यानी कि द्रव के द्वारा लगता है, ठीक है। और इसकी दिशा किधर होती है? तो उत्प्लावन बल की दिशा ऊपर की ओर होती है, यानी कि इसके ऊपर जो उत्प्लावन बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। अब आगे की कहानी समझिएगा। उत्प्लावन केंद्र इसमें कोई चीज़ होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी ये कोई चीज़ होता है। अब इसके ऊपर देखिए, हम कहते हैं कि जो इसको हमने अंदर डाला, ठीक है, इसको अंदर डाला और इसके सेंटर के ऊपर, इसी के सेंटर के ऊपर एक फोर्स लगता है, इसी के सेंटर यानी कि केंद्र के ऊपर उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। और उत्प्लावन बल की जो दिशा होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ये तो आप समझ गए। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पिंड की बात करें तो इस पिंड के ऊपर, मान लीजिए ये पिंड है, इस पिंड के ऊपर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। किधर लगता है? उत्प्लावन बल इसके ऊपर की ओर लगता है। क्या लगता है? उत्प्लावन बल। और अगर इसका द्रव्यमान जो भी हमने हटाया है, जो भी ये पदार्थ है, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, अच्छा उत्प्लावन बल की बात हो रही है ना, उत्प्लावन बल उधर लग रहा है, लेकिन अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसके द्रव्यमान या इसका द्रव्यमान जो भी होगा वो नीचे की तरफ होगा, mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि जो बल लगा, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगा और जो mg यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा वो नीचे की तरफ लगा। ये कहानी समझ में आ गई? तो यही होता है उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल, बस इतना ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। देखिए, हेडिंग हमारी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत या इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ
या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपन ये बोल देते हैं, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, अब इसकी कहानी को समझिएगा। देखिए, हम कहते हैं इसमें कि जब किसी पिंड को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो उस पदार्थ के ऊपर एक ऊपर की तरफ बल लगता है जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। और जो उत्प्लावन बल की वैल्यू होती है, जो उसका मान होता है ना, वो होता है द्रव के भार के बराबर, यानी कि विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जरा कहानी को समझिएगा। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम उत्प्लावन बल की बात कर रहे हैं, तो जब इसको पानी के अंदर डालेंगे, किसी को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का तल क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे एक्सपेरिमेंट है, आप किसी भी चीज़ को, जैसे आप हाथ बाल्टी में डालते हैं, जैसे ही बाल्टी में पानी भरा हुआ है, हाथ जैसे ही डालते हैं तो पानी कुछ ऊपर आता है कि नहीं आता है? आता है। वो कितना ऊपर आता है? जितना आपके हाथ का भार है ना, जितना आप पैसे लेके जाएंगे उतना ही वो ऊपर आएगा पानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि उत्प्लावन बल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इतना पानी ऊपर की तरफ गया है, यानी पानी बढ़ा है, और उतना ही भार नीचे की तरफ आया है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये विस्थापित द्रव का भार है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, दोनों चीज़ें आपको समझ में? हाँ जी, चलिए, यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, ज़रा उसमें पॉइंट वाइज आप देखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि उत्प्लावक बल द्रव में डुबोई गई वस्तु के द्रव्यमान, आकार, घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल वस्तु के द्रव में डूबे हुए आयतन तथा द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपने ये पदार्थ लिया है इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, इसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, ये केवल निर्भर करता है डूबे हुए आयतन पर, कितना आयतन इसका डूबा हुआ है, और जो पानी है यानी कि जो द्रव है उसके घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, पदार्थ या पिंड के घनत्व के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट इसके ऊपर अच्छा, ये तो हो गया। हाँ जी, चलिए, अब हम बात करते हैं उत्प्लावन बल के नियम के बारे में, यानी कि उत्प्लावन के नियम, उत्प्लावन के नियम, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये उत्प्लावन के नियम या लॉ ऑफ फ्लोटेशन की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहानी जरा आराम से समझिएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे आते हैं फिर से। जब किसी पिंड को हम द्रव के अंदर डालते हैं तो इसके भार में कुछ कमी आती है। जैसे आप कोई भी चीज़ डालिए, पानी के अंदर जैसे ही डालते हैं तो ऊपर की तरफ उठाना उसके आसान होता है। जैसे पानी भरी बाल्टी को आप किसी तालाब या कुएं से जब ऐसे निकालते हैं तो उसे ऊपर उठाना आसान होता है। कब तक? जब वो पानी की सतह पर जब तक न आ जाए तब तक उसे उठाना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पर समझिए ऐसा क्यों होता है, उसको भी अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ पर समझिए हम करें कि इसके भार में जो कमी आ जाती है ना, वो उत्प्लावन बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यहाँ पर फिर से कहानी को समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जब किसी पिंड को हम किसी द्रव के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, और उसके भार में जो कमी आती है ना, वो उत्प्लावन बल के बराबर होती है। उत्प्लावन बल के बराबर होती है, यही नियम होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें भी दो नियम काम करते हैं, जरा इनको समझिएगा। अगर हम बात करें इस पिंड के ऊपर जिसको आप पानी के अंदर डुबा रहे हैं, लिक्विड या तरल पदार्थ के ऊपर डुबा रहे हैं, किसी द्रव के अंदर डुबा रहे हैं,
तो इसके ऊपर 2 बल कार्य करते हैं, ठीक है। और एक बल होता है ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। ये होता है ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर नीचे की तरफ एक काम करता है एक बल जिसको बोलते हैं mg। बात समझ में आ रही है? उत्प्लावन बल को आप W1 ले लीजिए, ठीक है, और नीचे वाले को आप W2 ले लीजिए, ठीक है। वस्तु का भार नहीं, इसको आप W2 ले लीजिए और इसको W1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका भार है? तो ये हम कहते हैं कि जो आपका वस्तु का भार है ना वो mg के बराबर है, और जो उत्प्लावन बल है वो W2 वो ऊपर की तरफ है, W1 नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर इसके आगे की कहानी समझिएगा। अब हम यहीं पर बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ किसी भी द्रव के अंदर कब तैरेगा, कब डूबेगा और कब डूबा हुआ तैरेगा, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले समझते ये हैं कि मान लीजिए कि अगर W1 W2 से बराबर ज़्यादा हो जाए, कहने का मतलब है कि जो भार है ये आपका क्या है? वस्तु का भार है। तो जब वस्तु का भार ज़्यादा हो जाए और उत्प्लावन बल कम हो जाए, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब वस्तु का भार ज़्यादा हो जाए और उत्प्लावन बल कम हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यही होगा कि जो भी पदार्थ है, जैसे ये कोई द्रव है और ये इतना भरा हुआ है, इसके अंदर अगर हम किसी पदार्थ को डालते हैं तो वो रुकेगा नहीं, वो तैरेगा नहीं, सीधे आके तलहटी पे बैठ जाएगा, ठीक है, इसकी सरफेस यानी सतह पर आकर बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये पूर्णतः क्या होगा? डूब जाएगा, पूर्णतः डूब जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कील। आप कील या किसी पत्थर को जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो पूरी तरह क्या होता है? डूब जाता है, नीचे तलहटी पे जाके बैठ जाता है, ऐसा होता है। और ऐसा होता है, एक चीज़ इसमें याद और रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ किसी भी द्रव के अंदर डूब जाती है, इसका मतलब उस पिंड का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पिंड का घनत्व ज़्यादा होता है किसके घनत्व से? द्रव के घनत्व से, द्रव के घनत्व से। ये बात समझिएगा, ये बात आप याद भी रखिएगा कि कोई भी चीज़ पूर्णतः किसी भी द्रव के अंदर अगर डूब जाता है, इसका मतलब पिंड का घनत्व ज़्यादा होता है द्रव के घनत्व से, पिंड का घनत्व ज़्यादा होता है द्रव के घनत्व से। कहानी समझ में आ गई? चलिए अब इसी में दूसरे पॉइंट को अपन देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हाँ जी, चलिए यहीं पर सेकेंड ले लेते हैं। हाँ जी, सेकेंड में हम ये बोल रहे हैं कि W1 और W2 दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, कहने का मतलब ये है ना कि उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों आपस में बराबर हो गए, तो जो ये पिंड है ना, ये पिंड ये डूबा हुआ तैरेगा। कैसे तैरेगा? डूबा हुआ तैरेगा। तो इस केस में क्या है कि डूबा हुआ तैरेगा। और इस केस में अगर देखा जाए तो दोनों का घनत्व आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का घनत्व आपस में बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, हम कह रहे हैं कि जो आपने पदार्थ लिया है उसका घनत्व है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि पिंड का घनत्व बराबर होगा द्रव के घनत्व के, द्रव के घनत्व के। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ द्रव का घनत्व होगा, पिंड का घनत्व और द्रव का घनत्व दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी ये डूबा हुआ तैरेगा, डूबा हुआ तैरेगा। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप ना जल ले लीजिए और एल्कोहल ले लीजिए और उसके अंदर जैतून का तेल डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? जैतून का तेल डाल दीजिए। दोनों को मिला दीजिए, बराबर मात्रा में
आपने पानी लिया और अल्कोहल लिया, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद उसके अंदर जैतून का तेल डाल दीजिए। जब जैतून का तेल आप डालेंगे ना, मतलब उसकी बूंद डालेंगे, एक बूंद डाल दीजिए। जब वो डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने जैतून का तेल डाला है उसका घनत्व और द्रव का घनत्व जब ऐसे ऐसे मिला देंगे तो उसका घनत्व दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और जो तेल की बूंद रहेगी ना वो आपको अंदर दिखेगी, वो बाहर नहीं दिखेगी, वो अंदर दिखेगी। कहानी समझ में आ रही है? तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं। हम यहाँ पर ये बोल देते हैं ना कि W2 क्या होगा, ज़्यादा W1 से। यानी कि अब हम बोल रहे हैं कि उत्प्लावन बल ज़्यादा है, आपका उत्प्लावन बल ज़्यादा है और वस्तु का भार आपका कम है, ये है। इस केस में क्या होगा, वस्तु बिल्कुल ऊपर तैरेगा, मतलब सतह पे। तो हम कहेंगे कि ऊपर सतह पर तैरेगा, ऊपर सतह पर तैरेगा, ऊपर सतह पर तैरेगा। बात समझ में आ गई? अब ये कोई भी वस्तु थी, जो भी वस्तु थी वो ऊपर सतह पर तैरेगी। इस टाइम क्या होगा, इस टाइम देखिए, इस टाइम जो द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व है वो ज़्यादा होगा। द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा किसके तुलना में, हम करें कि वस्तु या पिंड की तुलना में, पिंड का घनत्व। तो इसके घनत्व के तुलना में इसका घनत्व क्या होगा, द्रव का घनत्व ज़्यादा होगा। कहानी समझ में आ रही है? ये चीज़ आपका होगा। अब चलिए इसके बाद हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गया और इसे आप अच्छे तरीके से याद भी रखिएगा, ठीक है ना? इसे आप याद रखिए, कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम देखते हैं।